हेलो अचीवर्स। मैं हूं प्रभात कुमार बेहरा, तुम्हारे केमिस्ट्री टीचर। जेई मेन पीओआईक्यू 2025 में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स। कौन सी चैप्टर? केमिकल काइनेटिक्स, जो कि क्लास 12 सिलेबस फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आता है। तो उसमें दो सेशन जो हुए थे, हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेशन दैट वाज कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ जनवरी 2025। तो उसमें टोटल 10 क्वेश्चन आए थे फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स। उन्हीं क्वेश्चन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो चलो और फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर रेडियोएक्टिव डिके। ठीक है, व्हिच इज नॉट ट्रू फॉर रेडियोएक्टिव डिके। तो हमें पता है जो रेडियोएक्टिव डिके होता है या जो रेडियोएक्टिव रिएक्शंस होते हैं, रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, ऑल आर फॉलोइंग द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ऑल आर फॉलोइंग द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक, और हाफ लाइफ पीरियड का क्या होगा फॉर्मूला? टी हाफ इक्वल टू 0.693 बाय लैम्बडा। लैम्बडा मीन्स उसको डीके कांस्टेंट बोला जाता है। और इन जनरल फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में उसको क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट। टी हाफ इक्वल टू 0.693 बाय लैम्बडा, दिस इज डीके कांस्टेंट, और इन जनरल दैट इज द रेट कांस्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें अब देखो, अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस रिमेन्ड आफ्टर 3 हाफ लाइफ इज 1/8 ऑफ द ओरिजिनल। सपोज 1 है तो एक अगर हाफ लाइफ हुआ तो क्या हो जाएगा? 1/2। एक और हाफ लाइफ हुआ तो 1/4। एक और हाफ लाइफ हुआ तो 1/8। मीन्स 3 हाफ लाइफ के बाद कितना हुआ? 1/8 हुआ। बिल्कुल सही है। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है? Which is not true। ये तो ट्रू है। नेक्स्ट, डीके कांस्टेंट डजंट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। ये तो पता ही है, लैम्बडा दैट डजंट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ये भी ट्रू है। डीके कांस्टेंट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब वो टेम्परेचर को डिपेंड ही नहीं करता तो इंक्रीज होने से फिर इंक्रीज क्यों होगा? इसका मतलब ये हो गया गलत, और यही हमारा राइट आंसर है। फिर भी ऑप्शन नेक्स्ट, हाफ लाइफ इज ln2 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन रेट कांस्टेंट। सामने लिखा हुआ है। ठीक है, ln2 मीन्स ln2 दैट इज 2.303 log 2। तो log 2 इज 0.301, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा? 0.693। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या हो गया? 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, A gives rise to B. The molecule A changes into its isomeric form by following the first order kinetics। तो इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? 1 at a temperature of T equal to 1000 Kelvin। If the energy barrier with respect to the reactant for such isomeric transformation, that is activation energy, so 191.48 kilojoule per mole activation energy, and frequency factor या RNS factor A इक्वल टू, ये कितना दिया है? 10⁻20। इतने डाटा दिया है। आगे क्या पूछा है? तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50%, मीन्स टी हाफ पूछा है। मॉलिक्यूल ऑफ A टू बिकम B इज, ओके, पिकोसेकंड में टाइम पूछा है। तो ये दिया है। तो बताओ, A एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर को लेके कौन सी इक्वेशन है? दैट इज नॉन अदर देन RNS इक्वेशन। तो हम इसमें कैसे अप्रोच करेंगे? तो फर्स्ट हम रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करेंगे। तो अगर रेट कांस्टेंट मिल गया फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का, तो फिर टी हाफ इक्वल टू 0.693 बाय रेट कांस्टेंट वो मिल जाएगा। तो के का वैल्यू क्या होगा? हमें पता है log के इक्वल टू RNS इक्वेशन, log A माइनस EA अपन 2.303 R इंटू टी। ठीक, तो log के कैसे कैलकुलेट करोगे? log A log 10⁻20 माइनस 191.48। आर का वैल्यू कौन सी यूनिट में लेना है? जूल में। तो ये दिया है किलो जूल, दैट इज 10⁻3 डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू आर का वैल्यू 8.314 इंटू टेम्परेचर 1000। तो इसका मतलब ये कैंसिल आउट हो गया। तो ये कितना आ जाएगा? log 10⁻20 दैट इज 20 माइनस, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है?
ये आ रहा है 10 आ रहा है। आप खुद कैलकुलेटर से सॉल्व करके देख सकते हो, ये 10 आ रहा है। तो अगर 10 आ रहा है तो फिर log k कितना हो गया 10, तो k कितना होगा, k इज 10 टू द पावर 10, k इज कमिंग एज 10 टू द पावर 10। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी मिल गया। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पे, सॉरी रेट कांस्टेंट मिल गया। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पे टी हाफ। सो टी हाफ इक्वल टू 0.693 बाई के और 0.693 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 10 और 69.3 इंटू 10 टू द पावर -12। क्यों 69.3 इंटू 10 टू -12 क्यों लिखा गया, क्योंकि पिको सेकेंड पूछा है। तो इट इज अप्रोक्सीमेटली और इट इज इक्वल टू 69.3 पिको सेकेंड। ठीक है, पिको सेकेंड और अप्रोक्सीमेटली 69 पिको सेकेंड, अप्रोक्सीमेटली 69 पिको सेकेंड। ठीक, तो आंसर इसमें क्या होगा, ये जो पूछा है पिको सेकेंड में 69। फिर समझ आ गया। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है इसमें, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। तो एक्टिवेशन एनर्जी दिया है, जो रिएक्शन कोऑर्डिनेट अलोंग द एक्स एक्सिस और एनर्जी दैट इज पोटेंशियल एनर्जी जो कि वाई एक्सिस में दिया है। तो रिएक्टेंट यहाँ पर है, प्रोडक्ट यहाँ पे, ध्यान से देखो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ये क्या हो गया एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और उसको ट्रांजिशन स्टेट ही बोला जाता है। तो रिएक्टेंट यहाँ से स्टार्ट करके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक पहुंचने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन। और प्रोडक्ट को एक्टिवेशन और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक पहुंचने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज नोन एज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन, दैट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन EAF दैट इज E1 प्लस E2, एक ग्राफ से आप बता सकते हो, और EAB दैट इज E1। अच्छा, अगर एनर्जी आप कंपेयर करोगे, एनर्जी किसका ज्यादा है, रिएक्टेंट का एनर्जी कम है, प्रोडक्ट का एनर्जी ज्यादा है, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ, क्योंकि प्रोडक्ट का एनर्जी ज्यादा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ। अगर रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होता तो फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो व्हिच इज हैविंग मोर एनर्जी, प्रोडक्ट, व्हिच इज हैविंग लेसर एनर्जी, रिएक्टेंट, व्हिच इज मोर स्टेबल, सो ऑब्वियसली रिएक्टेंट इज मोर स्टेबल। ठीक है, क्योंकि एनर्जी जिसका कम होगा उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। अब इसमें ये देखना है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज E1, सही है, एंड प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट, ये हो गया गलत, प्रोडक्ट इज नॉट मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज E1 प्लस E2, ये बिल्कुल सही है, एंड प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट, ये भी गलत हो गया। एक्टिवेशन ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज E1 प्लस E2 एंड प्रोडक्ट इज लेस स्टेबल देन द रिएक्टेंट, ये बिल्कुल सही है। अब लास्ट क्या दिया है, देखो आंसर तो इसे 3 मिल गया, फिर भी देखते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बोथ द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन इज E1 प्लस E2, बिल्कुल नहीं, ये लिखा हुआ है। एंड रिएक्टेंट इज मोर स्टेबल देन प्रोडक्ट, ये तो सही है, रिएक्टेंट इज मोर स्टेबल देन प्रोडक्ट, पर दोनों का एक्टिवेशन एनर्जी E1 प्लस E2 नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या आ गया, 3 इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट दिया है, फॉर द थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5 गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम द फॉलोइंग टेबल कैन बी फॉर्म फॉर द रिएक्शन मेंशन बिलो। 2N2O5 gives rise to 2NO2 plus O2। सो सीरियल नंबर 1 2 मीन्स दो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुआ है और टाइम 0 और 100 सेकेंड, और टोटल प्रेशर व्हेन टाइम t is 0 दैट मीन्स एट द बिगिनिंग 0.6 atm, और x पूछा है। ठीक है, x इज इन द रेंज 10 to -3, तो गिवन रेट कांस्टेंट कितना दिया है 4.606 इंटू 10 to -2, तो यहाँ पर k दिया है 4.606 इंटू 10 to the power -2। अच्छा, सो इट फॉलोज व्हिच, अच्छा ऐसे भी अगर तुम्हें याद ही नहीं रहा कि ये जो N2O5 का डिकम्पोजिशन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, यहाँ पे रेट कांस्टेंट का यूनिट देखो क्या दिया है, सेकेंड इनवर्स दिया है, दैट मीन्स बाय डिफॉल्ट इट इज फॉलोइंग द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो बताओ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में जो रेट कांस्टेंट होता है गैसियस रिएक्शन के लिए, उसका एक्सप्रेशन क्या होगा,
उसका एक्सप्रेशन होगा दैट इज के इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग इनिशियल बाय प्रेशर एट टी, प्रेशर एट टाइम टी किसका, रिएक्टेंट का, जो कि N2O5 का है। तो N2O5 यहाँ पे अगर आप इक्वेशन देखोगे क्या दिया है, देखो N2O5, तो N2O5 में इनिशियली 0, ये हो गया ये 0.6, इनिशियली हो गया 0.6, ये 0 ठीक। अच्छा, तो T में क्या होगा, ये 0.6 माइनस P ले लो। अगर प्रेशर P डिक्रीज हो रहा है किसका, N2O5 का, ये 2 मोल्स है, इसका भी 2 मोल, ये भी P फॉर्मेशन होगा और ये P/2 फॉर्मेशन होगा किसका, N2O5 का P डिक्रीज हो रहा है, N2O4 P फॉर्मेशन हो रहा है और O2 का P/2, क्योंकि 1 मोल है, ये 2 मोल्स है, ठीक है। तो P टोटल कितना होगा बताओ, P टोटल इज P नॉट प्लस P/2 और 0.6 प्लस P/2, 0.6 बाई P/2, ठीक है। अच्छा, अब बताओ ये जो एक्सप्रेशन है के का वैल्यू कितना दिया है, दिस दैट इज इक्वल टू 2.303 बाई टी, टाइम कितना है 100 लॉग P नॉट कितना है 0.6 डिवाइडेड बाय टी टाइम पे कितना है 0.6 माइनस P, 0.6 माइनस P, ठीक। तो आप अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 हो जाएगा, और इसको अगर डिवाइड कर रहे हो तो कितना आ जाएगा, देखो कितना बढ़िया से डाटा दिया है, जानबूझ के ऐसे डाटा दिए हैं जैसे तुम्हें कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम ना लगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा, आप अगर कंपेयर करोगे लॉग 0.6 बाय 0.6 माइनस P दैट इज इक्वल टू 2, देख लो ये इधर डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 0.6 डिवाइडेड बाय 0.6 माइनस P दैट इज इक्वल टू 10 टू द T 2 और 100 आ गया। हमें क्या चाहिए, P चाहिए। अगर आप P सॉल्व करोगे, P के लिए अगर सॉल्व करोगे, यहाँ पे देखो कितना आ गया, 0.6 माइनस P इक्वल टू, ये आ गया 0.6 बाय 100 और 0.006, P इक्वल टू 0.6 माइनस 0.006, ठीक है। तो P का वैल्यू मिल गया। तो P कितना आ रहा है, P का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आ रहा है 0.599, इस टाइप का आ रहा है। अच्छा, अब बताओ अगर P का वैल्यू इतना आ रहा है तो फिर हमें क्या चाहिए, हमें X चाहिए। X मीन्स कितना है, X मीन्स यहाँ पे 0.6, ये 599 आ गया। तो यहाँ पे आंसर जो पूछा है, आंसर क्या पूछा है, 10 टू द 3 के रेंज में। सो 0.599 you can write approximately equal to 0.6, 0.6, तो या 0. एक बार देख लो स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, ये कितना आ रहा है 599। अच्छा, हमें क्या पूछा है, पीटी पूछा है, पीटी कितना है 0.6, ये पूछा है x, x वैल्यू मीन्स जो कि उसी टाइम पे टोटल प्रेशर होगा। टोटल प्रेशर कितना है, पीटी इक्वल टू 0.6 प्लस P/2, देख लो। सो पीटी इक्वल टू 0.6 प्लस P/2, सो 0.6 प्लस P/2 कितना है 0.599/2, ये आ रहा है 0.9 के आसपास आ रहा है ना। तो 0.9 मीन्स इसको आप अगर 10 टू द पावर 3 के रेंज में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ गया 900 इंटू 10 टू द पावर -3। पूछा है ना क्वेश्चन, क्या पूछा है, देखो इन द रेंज 10 टू -3 ATM, तो 10 टू -3 ATM में अगर कन्वर्ट करो कितना आ रहा है 900, तो आंसर कितना है 900। सो द आंसर इज 900। समझे स्टूडेंट्स। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ मोस्ट अप्रोप्रिएटली रिप्रेजेंट्स अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एक्सप्रेशन क्या होता है,
सो जीरो ऑर्डर रिएक्शन ये होता है सी नॉट माइनस सी इक्वल टू के टी। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अच्छा तो सी नॉट क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टाइम टी, और यहाँ पे सी और टी के बीच में ग्राफ प्लॉट हुआ है। तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो c इज द y कोऑर्डिनेट, क्यों, दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड टाइम इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो c इक्वल टू सी नॉट माइनस के टी। सो यू कैन कंपेयर इट y, दिस इज एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये हो गया सी नॉट और स्लोप इज माइनस के एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव स्लोप आ रहा है, नेगेटिव स्लोप ये है, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम है, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम है। बाकी तुम किसी को देखोगे तो ये फिर नहीं है। ओके, तो अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 और ये हो गया स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों दिए हैं। तो स्टेटमेंट 1 देख लो क्या दिया है, टी हाफ और आर नॉट इज वैलिड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में टी हाफ का एक्सप्रेशन क्या होता है, 0.693 बाय के। सो दैट मीन्स इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द हाफ लाइफ पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे देखो इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ये सही है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। अब स्टेटमेंट 2 ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आप ऐसे लिख सकते हो के टी इक्वल टू 2.303 लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, है ना। अच्छा, तो हम अगर यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करेंगे तो लॉग आर नॉट बाय आर दैट इज इक्वल टू के टी और के अपन 2.303 टी, के अपन 2.303 टी। तो हम अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे ये दोनों के बीच में, लॉग आर नॉट बाय आर वर्सेस 1 बाई टी, तो 1 बाय टी नहीं इंटू टी होगा ना, इंटू टी 303 इंटू टी। ठीक है, टी वर्सेस लॉग आर नॉट बाय आर, तो फिर स्ट्रेट लाइन होगा जहां पर स्लोप होगा के अपन 2.303, बट यहाँ पे क्या दिया है आर अपन आर नॉट, रिवर्स दे दिया। अगर आर अपन आर नॉट है तो फिर एक ग्राफ सही नहीं होगा, अगर आर नॉट अपन आर होता तो फिर जरूर सही होता है। तो इसमें ये हो गया गलत। तो असर्शन मीन्स स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। सो ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन आ गया 4, क्वेश्चन नंबर 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन 3 स्टेप्स विथ रेट कांस्टेंट K1, K2, K3 रेस्पेक्टिवली। एक रिएक्शन है तो इसका मतलब उसमें आरएनएस पैरामीटर का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। द ओवरऑल रेट कांस्टेंट K इक्वल टू ओवरऑल रेट कांस्टेंट K इक्वल टू K1 K3 अपन K2 स्क्वायर रूट, दिस इज ओवरऑल रेट कांस्टेंट। तो हमें अगर यहाँ पे क्या पूछा, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी रेट कांस्टेंट के बीच में रिलेशन क्या है, K इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए अपन आर टी। ठीक है, तो वैल्यू पुट करो, K की जगह ए वैल्यू पुट करो, K1 की जगह E1 और K3 की जगह E3, K2 की जगह E2। अगर आप कंपेयर करोगे स्क्वायर रूट है तो फिर ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी होगा, स्क्वायर रूट मीन्स हाफ हो जाएगा, E1 प्लस E3 माइनस E2 लॉगरिथम करके आप खुद ही इसको देख सकते हो। तो E इक्वल टू हाफ E1 प्लस E3 माइनस E2, तो हाफ E1 कितना है, ये दिया है 60 प्लस E3 कितना है 10 माइनस E2 कितना है 30, सो 90 माइनस 30 दैट इज 90, सॉरी 70 माइनस 30 दैट इज 40 बाय 2 20। ओके, सो इट इज 20। समझ स्टूडेंट्स। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
टोटल कितने क्वेश्चन मैंने बताया था? 10 क्वेश्चन। अब 8 क्वेश्चन आ गए। तो ए नॉट दिया है, टी हाफ दिया है और दो अलग अलग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हाफ लाइफ पीरियड भी दिया है। ठीक है, अब बताओ, इज देयर एन फॉर्मूला टू रिलेट बिटवीन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हाफ लाइफ पीरियड? बिल्कुल एक फॉर्मूला है। कौन सी फॉर्मूला है? फॉर्मूला इज टी हाफ प्रोपोर्शनल टू ए नॉट टू द पावर 1 माइनस एन। टी हाफ प्रोपोर्शनल टू ए नॉट टू द पावर 1 माइनस एन। ठीक है, अब देखो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है? टी हाफ इक्वल टू टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू ए नॉट टू द पावर 1। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए ए नॉट टू द पावर 0, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए ए नॉट टू द पावर माइनस 1। तो इसका मतलब इन जनरल क्या हो गया? टी हाफ प्रोपोर्शनल टू ए नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 1 माइनस एन। यहाँ पे दो अलग अलग दिया है। अगर दो अलग अलग दिया है तो इसमें आप क्या कर सकते हो? टी हाफ 1 बाय टी हाफ 2, दैट इज ए नॉट 1 डिवाइडेड बाय ए नॉट 2 टू द पावर 1 माइनस एन। तो इसमें टी हाफ और ए नॉट देखते हैं। टी हाफ दिया है 200 100, ये दिया है 0.1 और 0.0025। सो 200 डिवाइडेड बाई 100, ये दिया है 0.1 डिवाइडेड बाई 0.025 टू द पावर 1 माइनस एन। तो यहाँ पे कितना आ गया? ये आ गया 2 इक्वल टू 4 टू द पावर 1 माइनस एन। सॉल्व करके देख लो। तो 4 टू द पावर 1 माइनस एन, तो इसका मतलब 2 टू द पावर 2 माइनस 2n। तो 2 माइनस 2n इक्वल टू 1। तो 2n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू हाफ। तो मिल गया। व्हाट इज n? n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पे कितना आ गया? हाफ आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं जो स्टेटमेंट दिया है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1/2, बिल्कुल सही है। देन इफ ए नॉट इज 1 मोलर, देन टी हाफ इज 200 इंटू 10 टू द पावर स्क्वायर रूट ऑफ 10 मिनट। ठीक है, अच्छा तो आप इसमें 1 मोलर दिया है, हाफ ऑर्डर रिएक्शन है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया है टी हाफ। तो अगर हाफ ऑर्डर रिएक्शन है तो एन का जगह कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। उसमें वैल्यू पुट कर दो तो टी हाफ प्रोपोर्शनल टू ए आ गया। तो ये भी सही आंसर आ रहा है। ठीक है, खुद एक बार चेक कर लेना, बिल्कुल सही आ रहा है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेंजेस टू 1 इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंजेस फ्रॉम दिस टू दिस। अब बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कभी चेंज होगा क्या? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कभी चेंज होगा क्या? बताओ, चेंज नहीं होगा। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं होता। तो इसका मतलब ए हो गया गलत। अब टी हाफ इज 800 मिनट फॉर ए नॉट इक्वल टू 1.6। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो। अगर वैल्यू पुट करोगे तो इसमें क्या आ जाएगा ना तुम्हारा? टी हाफ अगर ए नॉट दिया है 1.6 मोलर, अगर ए नॉट 1.6 मोलर दिया है तो टी हाफ वैल्यू 800 मिनट आ जाएगा। उसमें बस फॉर्मूला आंसर पुट कर लो। तो इसका मतलब क्या हुआ? ए बी डी तीनों सही है, सी गलत है। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ओके, तो अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। कंसिडर द एलिमेंटरी रिएक्शन A plus B gives rise to C plus D. Okay, elementary reaction means that is single step reaction. If volume of the reactant mixture is suddenly reduced to 1/3 of its initial volume, तो बताओ R रेट इक्वल टू और R1 इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखोगे? K। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल सपोज N1 है, वॉल्यूम V इंटू नंबर ऑफ मोल्स N2 है, वॉल्यूम V। किसका? A और B दोनों का ले रहे हैं। तो जब यहाँ पे R2 क्या होगा? K। N1 नंबर ऑफ मोल्स में कोई चेंज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है? सडनली रिड्यूस टू 1/3, दैट मीन्स 3V। एंड यहाँ पे N2 डिवाइडेड बाय 3V। 3 ने 1/3, 1/3 हो रहा है 1/3। तो इसका मतलब
आप क्या लिखोगे, के 3n1/v इंटू 3n2/v और 9 इंटू के n1/v इंटू n2/v। तो कंपेयर करो, R2/R1 कितना हो गया, 9 हो गया। मीन्स जो वॉल्यूम को हम रिड्यूस कर रहे हैं 1/3, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या, सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन 9 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। तो ऑप्शन क्या आ गया, 2। चलो लास्ट क्वेश्चन, द रिएक्शन A2 plus B2 gives rise to 2AB follows the mechanism। ये मैकेनिज्म दिया है, ये फास्ट दिया है और थर्ड भी फास्ट दिया है, सेकेंड दिया है, स्लो दिया है। तो कोई अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो स्लो स्टेप होता है। और स्लो स्टेप में अगर कोई इंटरमीडिएट प्रेजेंट है, रिपीट कर रहा हूं, स्लो स्टेप में कोई अगर इंटरमीडिएट प्रेजेंट है, आपको उसी इंटरमीडिएट को रिएक्टेंट के टर्म में ही एक्सप्रेस करना होगा, उसी इंटरमीडिएट को रिएक्टेंट के टर्म में ही एक्सप्रेस करना होगा। ध्यान है? अब बताओ, तो यहाँ पे स्लो स्टेप कौन सी है, सेकेंड है। तो R इक्वल टू के ए इंटू B2 टू द पावर 1, दिस इज द रेट ऑफ द रिएक्शन, जो कि स्लो स्टेप है। बट यहाँ पे देखा जाए A2 और B2 दोनों रिएक्टेंट है, A इज नॉट द रिएक्टेंट, तो A को हमें A2 के टर्म में एक्सप्रेस करना होगा। तुम पूछोगे थर्ड रिएक्शन का क्या रोल है, इस रिएक्शन में रेट डिटर्मिनेशन में कोई रोल नहीं है, क्योंकि सेकेंड स्टेप इज द स्लो स्टेप। समझे स्टूडेंट्स? अच्छा बताओ, ए कहां पर प्रेजेंट है, फर्स्ट में प्रेजेंट है, तो फिर ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, K1 अपॉन K-1 इक्वल टू A स्क्वायर बाय A2, A स्क्वायर बाय A2। सो A इक्वल टू K1 बाय K-1 स्क्वायर रूट A2 टू द पावर हाफ, क्योंकि आप उसको इधर लाके या इसको मल्टीप्लाई कर लो, फिर ए स्क्वायर, अगर ए स्क्वायर क्या होगा, K1 अपन K-1 इंटू A2, ए इक्वल टू दिस, तो वैल्यू पुट कर दो। तो R इक्वल टू K1 अपन K-1 स्क्वायर रूट इंटू ये K2 दिया है, K2 ए की जगह क्या पुट करोगे, A2 टू द पावर हाफ और B2, तो दिस इज द रेट एक्सप्रेशन। अब बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ऑर्डर रिएक्शन इज द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स, तो एक्सपोनेंट का सम क्या होगा, हाफ प्लस 1 दैट इज 3/2। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1.5 और 3/2। तो ये क्वेश्चन थे जो कि फर्स्ट सेशन में जनवरी 2025 में जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसमें क्वेश्चन आए थे। Okay students, so now this is the time to say you goodbye because this class is over now. So I hope जो भी हम बना रहे हैं क्वेश्चन असेंबल करके तुम्हारे लिए सॉल्यूशन के साथ बना रहे हैं, तो दैट मस्ट बी हेल्पफुल टू योर प्रिपरेशन फॉर बोर्ड और फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। So students, wishing all of you very all the best for your upcoming exam. God bless you all.